नमस्कार यूएसएन हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। आज से कई युगों पहले, मतलब मैं कहता हूं कि इवन बिफोर क्राइस्ट की बात हो सकती है ये बात, कि तब से अल्कोहल नाम की एक चीज़, दारू जिसको कहते हैं हम आम भाषा में, इसका आविष्कार हो चुका था और तब से आज तक निरंतर लोग इसका सेवन करते आ रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो। लेकिन इससे क्या नुकसान हो सकता है और इससे कैसे बच सकते हैं हम, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, इसके बारे में आज हमारा विषय रहेगा। वैसे अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जो हर ओकेशन पर लोग उसको यूज़ करते हैं, चाहे वो कोई दुखद घटना हो या खुशी वाली घटना हो या सेलिब्रेशंस हो या सक्सेस हो या फेलियर हो, आप नाम लीजिए और वो सब इवेंट्स या इंसिडेंट्स को अल्कोहल का एक कनेक्शन रहता ही है। इसके बारे में आज अधिक जानकारी हासिल करेंगे कि ये क्या है और क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में बात करेंगे। इम्पॉर्टेंटली हर साल दारू की वजह से कम 30 लाख लोग से ज़्यादा डेथ हो जाती है उनकी। और ये केवल डेथ इतना सिंपल नहीं जितना मैं कह रहा हूँ, कि पूरे वर्ल्ड में जितने डेथ्स होते हैं डिफरेंट कारणों से, उसका 13.5% कॉज अल्कोहल से रिलेटेड डेथ्स होते हैं। तो इसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने बुलाया डॉक्टर प्रतीक पडोले सर को, जो कि एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट है वैसे पेशे से, लेकिन फैटी लीवर डिजीज़ और एंडोस्कोपी के में भी माहिर है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। सर, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आप एक गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हो, लेकिन साथ साथ में आप ये फैटी लीवर और लीवर को लेके, डिजीज़ को लेके बारे में आपका रुझान इस तरफ कैसे हुआ? जी सर, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी फील्ड बहुत वास्ट है। ये एक सुपर स्पेशलिटी फील्ड है। जब हम MBBS और MD मेडिसिन करने के बाद एक कोई विषय हमें सिलेक्ट करना होता है, तो कई सारे फील्ड्स में से एक फील्ड है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। सो इस फील्ड में मुंह से लेकर हमारे गुदाद्वार तक, लैट्रिन के रास्ते तक, बीच में जो भी ऑर्गन्स आते हैं, हमारा फूड पाइप या डाइजेस्टिव सिस्टम हम जिसे कहते हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। और उसी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लिवर, क्योंकि लिवर में बहुत सारे एंजाइम्स, जूसेस और डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं जो इवेंचुअली हमारे इंटेस्टिन्स में आके डाइजेशन प्रोसेस में काम करते हैं। तो लिवर इटसेल्फ एक ये हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विषय का बहुत बड़ा अंग है, अहम हिस्सा है जी। और लिवर खुद में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा ऑर्गन है। आप जान के हैरान रहेंगे कि लिवर हमारे बॉडी में करीबन 500 काम कर रहा है। हम लिवर को बॉडी का फैक्ट्री समझते हैं और ये साइंस भी समझता है। तो लिवर निरंतर कार्यरत है हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो लिवर का जो पार्ट है, हेपेटोलॉजी जिसे हम कहते हैं, वो भी हमारे मेडिसिन में ही इन्वॉल्व है। और जैसे मैं प्रैक्टिस में हूँ, उस दौरान मुझे लिवर के मरीज़ों को देखने में या फिर लिवर की बीमारियों को समझने का रुझान बढ़ा है। तो इसमें आप कुछ कैंप्स वगैरह अवेयरनेस कैंप्स वगैरह कंडक्ट करते हो सर? जी बिल्कुल। लिवर की बीमारी हम जैसे आगे चर्चा करेंगे, कई सारे कारणों से होती है। तो वो किस स्टेज में है या नहीं है या नहीं है, उसके कुछ कारण हैं या नहीं, इसके हम निरंतर कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, कंसल्टेशंस किए जाते हैं और बताया जाता है मरीज़ों को कि आपको लिवर की बीमारी है अथवा नहीं है, और अगर है तो कौन से स्टेज पे है। आगे उनकी काउंसलिंग भी की जाती है कि किस तरीके से इससे बचा जाए। मतलब एक अच्छा सोशल कॉज करें आप? सर, ये हमें प्रैक्टिस में ही हमने सीखा है कि इसकी ज़रूरत है सोसाइटी तक पहुंचने के लिए। बिल्कुल सर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। हम जो भी परसेंटेज ऑफ मरीज़ देख रहे हैं वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग जिसे हम कहते हैं, कि 100 में से 2 या 3% मरीज़ हम तक पहुंचते हैं। हम तक मतलब किसी स्पेशलिस्ट तक। लेकिन सोसाइटी में ये इतना बड़ा प्रेवलेंट डिसीज़ कहा जाएगा अल्कोहलिज्म, इसलिए हमें लगता है कि आपके माध्यम से, ऐसे माध्यम से हम सोसाइटी तक इस विषय को लेकर पहुँचे। बिल्कुल, बहुत अच्छा काम कर रहे जी जी, थैंक यू सर। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो लीवर को डैमेज करने का जो मेन सोर्स है वो है अल्कोहल, और अल्कोहल क्या है होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी सर, आज का विषय बहुत बड़ा और बहुत ही रुचि वाला विषय है हमारे लिए, क्योंकि लिवर को ख़राब करने की बहुत सारी डैमेज करने वाली चीज़ें हैं। सबसे प्रमुख कारण ऑल ओवर दी वर्ल्ड अल्कोहल बना रहता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, जैसे हम USA में, यूरोप में देखते हैं, या फिर ईस्टर्न वर्ल्ड में, इंडियन, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, अल्कोहल करंटली इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर डिसीज़। तो अल्कोहल कंजम्पशन के वजह से लिवर में होने वाली बीमारियां ये सबसे ऊपर के पायदान पे है, कारणों के पायदान में।
तो अल्कोहल क्या है, जैसे आपने बहुत खूबसूरती से बताया कि ये तो बहुत पुराना रसायन है, कि ये हम दशकों से या फिर बहुत सारे पीढ़ियों से, युगों से ये चलते आ रहा है। तो अल्कोहल एक केमिकल कंपाउंड है जिसको साइंस कहता है कि ये टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड है, लेकिन जो हम सेवन करते हैं वो एक प्रकार का अल्कोहल है जिसे हम इथेनॉल कहते हैं, जिसका केमिकल परिभाषा C2H5OH जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये इथेनॉल कंजम्पशन मेनली मनुष्य ने पाया है कि जब ये पीता है या फिर लेता है तो उसको कुछ देर के लिए जो अच्छा लगता है, उसके वजह से शायद ये युगों से इसका सेवन चलते आ रहा है। तो अल्कोहल एक केमिकल या रसायन है और इथेनॉल उसमें का एक पार्ट है जो हम ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। कई बार इथेनॉल के अलग प्रॉपर्टीज़ भी होती है, जैसे वो एक बहुत अच्छा डिज़ोल्वेंट होता है। तो कई सारी मेडिसिन्स हो गई या फिर कुछ प्रिपरेशंस रहते हैं जिनको अगर घोलना है तो उसमें इथेनॉल का यूज़ होता है। आपने कई बार अभी सुना होगा कि फ्लेक्स फ्यूल इंजिन्स आई है जिसमें इथेनॉल का यूज़ करने की सलाह दी जाती है। तो इथेनॉल का इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, बट दुर्भाग्यवश वो एक एडिक्टिंग एजेंट है और इसी के चलते शायद कई युगों से मनुष्य उसका सेवन करते आ रहा है और उस पर वो मनुष्य पे आदी या भावी हो रहा है। एक टेम्पररी किक सा मिलता है उनको इससे और उस समय ही मोटिवेटेड हो जाते हैं लोग। जी, कोई भी एडिक्टिंग एजेंट्स का ये सबसे महत्वपूर्ण एक उनका कैरेक्टर होता है। जैसे अल्कोहल एक एडिक्टिंग एजेंट है, स्मोकिंग एक एडिक्टिंग एजेंट है, टोबैको एक एडिक्टिंग एजेंट है, या फिर कई सारे एडिक्शंस जिससे आज ये सोसाइटी ग्रसित है, उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जब आप इनका कंजम्पशन करते हैं तो थोड़े समय के लिए आपको ज़रूर वो एक हाई या फिर एक पॉजिटिव फीलिंग देता है और जिसके चलते वो आप रीइंफोर्स होते हो कि वो और लिया जाए। जी, आई एम श्योर कि दर्शक जो देख रहे हो इस टॉपिक को एंजॉय कर रहे हैं, बिकॉज इट इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक हर तरह हर युग में। बिल्कुल सर, अल्कोहल की बात की आपने, अल्कोहलिज्म क्या होता है? क्या वो इनहेरिटेड होता है, मतलब पारंपरिक? जी, अल्कोहल जैसे हमने कहा, अल्कोहलिज्म इसका मतलब अल्कोहल नहीं है। अल्कोहलिज्म को हम इस दिशा से समझे कि ये एक आदत है और वो आदत या फिर हैबिट, इसको नाम दिया गया है अल्कोहलिज्म। ठीक है, तो आप कहेंगे कि तो जो भी अल्कोहल लेते हैं क्या वो अल्कोहलिक्स है, क्या वो अल्कोहलिक्स कहलाएंगे? जैसे कई पेशेंट्स या मरीज़ हमारे पास आते हैं, हम उनसे ज़रूर ये सवाल पूछते हैं कि आप अल्कोहल लेते हैं क्या? तो वो कहते हैं जी हम लेते हैं, बट हम कभी ओकेजन पे लेते हैं, कभी वीक्स में एक बार, मंथ्स में एक बार। तो क्या वो व्यक्ति अल्कोहलिक है? क्या उसमें अल्कोहलिज्म है? इसलिए जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उन्होंने बैठ के विचार विमर्श करके इसके डेफिनेशंस बनाए हैं कि अल्कोहलिज्म किसको कहा जाए। तो अल्कोहलिज्म ये एक आदत जो व्यक्ति के ऊपर अल्कोहल हावी है, या फिर जो व्यक्ति अल्कोहल पे डिपेंडेंट है, जो व्यक्ति को सुबह उठने के बाद ऐसा लगता है कि हमें अल्कोहल लेना चाहिए, या फिर जो व्यक्ति जिसे हम कहे कि भाई तू अल्कोहल छोड़ और उसको इस चीज़ का गुस्सा आने लगता है, या जो व्यक्ति उस पर डिपेंडेंट हो चुका है, वो व्यक्ति के हैबिट्स को हम अल्कोहलिज्म कहते हैं। अच्छा जी, इट्स अ हैबिट। मतलब ओकेजनल ड्रिंकिंग करने वाला अल्कोहलिज्म के दायरे में नहीं आता? बिल्कुल नहीं आते सर। जो ओकेजनल ड्रिंकिंग करते हैं वो बिल्कुल अल्कोहलिज्म के दायरे में नहीं आते हैं। उसके दो इम्पैक्ट हैं एक्चुअली। उसका एक सोशल डेफिनेशन भी है और एक मेडिकल डेफिनेशन है, और ये दोनों डेफिनेशन एक में से संबंधित है, क्योंकि सोशली भी अगर वो व्यक्ति अल्कोहल लेने के बाद अगर घर में तनाव बढ़ता है या फिर झगड़े होते हैं बार बार अल्कोहल लेने की वजह से, तो वो भी एक एस्पेक्ट है अल्कोहलिज्म का। हम तो आज बात करेंगे कि उसके हेल्थ मतलब भले वो ओकेजनल ले तो भी ओकेजनल सर कई बार हम देखते हैं कि ओकेजनल जो लेते हैं वो ऐसे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में या फिर मेडिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसते नहीं हैं। अच्छा जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, इट्स अ हैबिट, इट्स अ टेंडेंसी, और उस टेंडेंसी को नाम दिया गया है अल्कोहलिज्म। जी, क्या ये इनहेरिटेड है सर?
इनहेरिटेड आनुवांशिक होने का कारण नहीं पाया गया है। अल्कोहलिज्म एक आदत है जो हमारे सोसाइटी या फिर एनवायरमेंटल या फिर फ्रेंड सर्कल्स या फिर हमारे ऑक्यूपेशनल प्रेशर्स या इमोशनल प्रेशर्स से जो रिस्पॉन्ड करते हैं व्यक्ति, वो उससे होता है। अल्कोहलिज्म इटसेल्फ आनुवांशिक नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि फादर या मदर में अल्कोहलिज्म था, उनकी आदत थी, और अगर उनका सन या डॉटर है उनमें डायरेक्टली वो आ जाएगी, ऐसा कोई स्पेसिफिक जीन नहीं है उसके लिए ट्रांसमिट करने के लिए? सर नहीं, अल्कोहलिज्म को ट्रांसमिट करने के लिए कोई स्पेसिफिक जीन नहीं है, बट अल्कोहल के वजह से बॉडी में कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, उसमें डेफिनेटली कुछ जीन्स का महत्व है। वो हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे उसके बारे में। जी जी। अल्कोहल के टाइप्स के बारे में बात करें तो कितने टाइप के अल्कोहल आप डिफाइन करोगे? जी सर, अल्कोहल जैसे मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा कैटेगरी है ऑफ केमिकल कंपाउंड। उसमें इथेनॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कंजम्पशन होता है जिसका। तो उसमें भी जैसे ये युगों से चलते आ रहा है, तो मनुष्य ने इसमें ढूंढ निकाला है कि किस तरीके से और किस सोर्स से ये हमें मिलेगा। तो इसके बनाने का तरीका हर जगह अलग है, और वो जो बनाने के तरीके हैं उससे जो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं वही हम कहलाते हैं कि अल्कोहल के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे बहुत रूटीन लैंग्वेज में वाइन एक अल्कोहल का प्रकार है, बियर एक अल्कोहल का प्रकार है, हार्ड लिकर जिसमें विस्की, जिन, रम, वोडका, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो हार्ड लिकर कहलाती है। तो ये भी अल्कोहल के प्रकार है जी। तो इनमें एक चीज़ कॉमन है कि इनमें बाकी कुछ हो ना हो, लेकिन उनमें अल्कोहल की एक कंपोनेंट या एक मात्रा है, और अलग अलग मात्रा और अलग अलग तरीके से बनाया हुआ ये लिक्विड ब्रूइंग होता है। किसी को अलग टेक्निक से बनाया जाता है, किसी के रॉ प्रोडक्ट्स अलग होते हैं। तो उस तरीके से जैसे बनता है, तो हम कमर्शियल नाम ये जानते हैं कि इट्स अ बियर, ये वाइन है, ये विस्की है। तो उनकी बनने का तरीका अलग अलग होता है, और उनमें अल्कोहल की मात्रा भी अलग अलग होती है। जी जी सर, ये फॉरेन लिकर्स की बात हो गई, लेकिन इंडिया में देशी दारू जो बहुत चलता है, तो देसी दारू में नथिंग एल्स बट रेक्टिफाइड स्पिरिट को डिस्टिल किया गया है 95 to 96% अल्कोहल। तो हाउ डू यू कैटेगराइज दिस पर्टिकुलर देसी दारू विथ अदर फॉरेन लिकर्स, मैच कंपेयर? सर, ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये बहुत ही रिलेवेंट सवाल है हमारे सोसाइटी में। मोस्टली पीपल उसी को यूज़ करते हैं, चीपनेस एंड ऑल। जी हाँ, चीपनेस के लिए, और गांव में कई बार ये अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती और बहुत महंगी रहती है ये लिकर्स, बाकी की जो हमने नाम लिए। जो दो देसी दारू बनती है उसमें भी कई सारे सोर्सेस होते हैं। कुछ एक प्लांट से बनती है, कुछ एक फ्रूट से बनती है, कुछ एक डीके करके बनाई जाती है, तो फर्मेंट करके बनाई जाती है। ठीक है, तो उसका ये प्रॉब्लम है सर कि उसमें अल्कोहल तो है, बट उसमें दिक्कत ये है कि कितना अल्कोहल है ये क्वांटिफाई हो नहीं पाया है, क्योंकि कोई देखता ही नहीं कि उसमें कितना अल्कोहल है। वो तो कभी कभार 95% स्पिरिट को डाइल्यूट कर करके भी बनती है। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें मिक्सचर्स और बाकी के कंपोनेंट्स जो और भी ज़्यादा घातक हो सकते हैं वो भी होते हैं, जिसे हम, जैसे मैंने कहा कि इथेनॉल जनरली कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये जो कंट्री लिकर्स होते हैं उनमें कई बार मेथेनॉल का भी कंजम्पशन हो जाता है। तमिलनाडु में अगर सब हुआ है एक बार हुक, हाँ यस सर, यस, हुक ट्रेजेडी जिसको हम कहते हैं, उत्तराखंड में कई सालों पहले हुई थी, जिसमें करीबन 22 या 30 लोग एक साथ ब्लाइंड हो गए थे। ब्लाइंडनेस इज अ वेरी मेजर एडवर्स इवेंट ऑफ मेथेनॉल विच इज अ इम्प्योरिटी इन द लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल। तो लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल एक बहुत बड़ा सवाल है, उसमें कितना अल्कोहल गया है ये क्वांटिफाई होता नहीं है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स वैसे ही है जो फॉरेन अल्कोहल के होते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रैक्शनलाइजेशन। हाँ सर, कितना % अल्कोहल है उसमें, हाँ। और जो बाकी के कंपोनेंट्स है उसमें कुछ एडिटिव हार्मफुल एजेंट्स तो नहीं है। तो इसलिए ये थोड़ा जो कंट्री लिकर का इशू है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसमें एडिटिव एजेंट्स भी रहते हैं। कई बार मेथनॉल की वजह से ब्लाइंडनेस होता है, जो एथेनॉल की वजह से नहीं होता है। अल्टीमेटली वो किक के लिए पीते लोग, बिल्कुल सर वो हैबिट है। हाँ, जो अल्कोहलिक्स है ही वुड ऑब्टेन इट फ्रॉम एनी सोर्स, अगर उसको ऐसा नहीं मिला तो वो कहीं ना कहीं से ऑब्टेन करता है। तो इस दौरान वो
इस सोर्सेस पे फॉल बैक करते हैं कि जो सस्ती मिल जाए, आराम से मिल जाए, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। जी। आपने दो बातें कही सर, एक अल्कोहलिज्म और एक नॉन अल्कोहलिज्म। इन दोनों के कोई ना कोई सेफ्टी लिमिट्स होते होंगे सर। व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड ड्रिंक? जी, बहुत रिलेवेंट सवाल है जो सर आपने किया है। ये कई पेशेंट्स भी हमसे करते हैं कि सर अगर आप कहते हैं कि अल्कोहल ख़राब है तो कितना अल्कोहल ख़राब है Safe। और कितना अल्कोहल लेंगे हम तो हम सेफ़ है, और ये स्टैंडर्ड ड्रिंक क्या है। तो पहले हम बात करेंगे सेफ्टी लिमिट्स पे। सेफ्टी लिमिट्स, मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ, तो मैं मेडिकल साइंस में जो स्टडीज़ हुई है उस हिसाब से मैं चर्चा करूँगा। वैसे अगर एथिकली मुझे मॉरली पूछा गया कि सर आप क्या बताएंगे कि क्या सेफ, तो मॉरली तो मेरे लिए कोई सेफ़ लिमिट नहीं है, बट मेडिकली जैसे यूएसए में जो स्टडीज़ हुई है तो एक मेल और एक फीमेल, इनके लिए अलग अलग सेफ्टी लिमिट्स डिफ़ाइन की गई है, जिसमें मेल के लिए 14 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल इन 1 वीक हाउ मच डज 14 यूनिट्स बी मेजर्ड एज, मैं उस पर आऊँगा सर, और फीमेल के लिए 7 यूनिट्स ऑफ अल्कोहल इन 1 वीक। हाउ? Yes, half. Because females are predisposed to alcoholic side effects more than males. जी, अगर उतनी ही मात्रा एक मेल ले रहा है और उतनी ही मात्रा एक फीमेल ले रही है तो फीमेल में उसके एडवर्स इफेक्ट्स ज़्यादा दिखाई ज़्यादा देंगे। होने बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो डेफिनेशंस अलग है। तो यूनिट्स में जब हम आए हैं तो यूनिट का मतलब होता है सर, एक यूनिट का मतलब है 10 से 12 ग्राम अल्कोहल, प्योर अल्कोहल। जी, तो 10 से 12 ग्राम अल्कोहल का मतलब एक यूनिट है, और 7 यूनिट मतलब करीबन 70 से 80 ग्राम अल्कोहल एक हफ्ते में सेफ लिमिट माना गया है फीमेल्स के लिए, और करीबन 150 ग्राम अल्कोहल एक हफ्ते में मेल्स के लिए माना गया है कि सेफ लिमिट है। तो जो अल्कोहलिक्स होते हैं वो तो ये देखते नहीं है कि कितना ग्राम जा रहा है कितना नहीं, तो इसमें कन्वर्जन होता है। जैसे बियर, वाइन और हार्ड लिकर, इन 3 एग्जाम्पल को लेकर हम समझते हैं। जैसे बियर में करीबन जो माइल्ड बियर होते हैं उसमें 3 to 5% अल्कोहल होता है, तो अगर आप करीबन 300 ml का जो कैन होता है एक बियर का, वो आप कंसिडर कर ले कि वो 1 यूनिट है। जी, तो ये इजी कैलकुलेशंस हो जाएंगे, जितने बियर कैंस हम आप लेंगे उतने यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं। आते हैं वाइन की तरफ। वाइन में होता है अल्कोहल का परसेंटेज करीबन 10 से 12%। सो 100 ml वाइन में 12 ग्राम अल्कोहल होता है। तो उस तरीके से 1 ग्लास ऑफ वाइन विल गिव यू 1 यूनिट ऑफ अल्कोहल। तो 1 ग्लास तो 7 ग्लास या 14 ग्लास आप समझ ले हफ्ते में। जो हार्ड लिकर होते हैं जिसमें जिन, विस्की, वोडका, रम, ये सारी चीज़ें आती हैं, उनमें होता है करीबन 45% अल्कोहल। जी, तो एक स्मॉल पैग दैट इज़ 30 ml दैट इज़ इक्विवेलेंट टू 1 यूनिट ऑफ अल्कोहल। तो इसको ब्रॉडली ऐसा क्लासीफाई कर जी जी, तो एक स्मॉल पैग एक दिन का, एक बियर की कैन एक दिन की, और एक वाइन का ग्लास एक दिन का। बट डू पीपल फॉलो दिस सो स्ट्रिक्टली? नहीं करते सर दैट इज़ द प्रॉब्लम। वही प्रॉब्लम है कि वो लाइन वो बहुत थिन है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम इतना ही लेने वाले हैं? डिमार्केट कैसे? डिमार्केट नहीं कर सकते, और जब वो एक आदत बन जाती है तो धीरे धीरे बढ़ता ही है। हाँ, और बढ़ने के बाद वी कैन नॉट से कि नहीं हम तो इतना ही लेते थे, हम तो अभी इतना नहीं ले रहे, लेकिन वो उतना शरीर में आपके चला ही गया है, तो वो दिक्कत है। एक बहुत ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो फैक्ट्स और फिगर्स है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के हिसाब से है। इंडिया में इनफैक्ट ये फिगर्स और भी कम हो जाएंगे, क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन जो है ये अल्कोहल रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स के लिए ज़्यादा प्रोन है। जी जी, तो ये सारी यूनिट्स हमारे लिए और 70% कम हो जाएगी। जी, तो ये हम कह सकते कि एक सेफ़ लिमिट, मेडिकली ये सेफ़ लिमिट क्यों कहा गया है, क्योंकि स्टडीज़ में पाया गया है कि इससे ज़्यादा आप कंसिस्टेंटली ले रहे हैं तो आप में लिवर में खराबी होने का चांस बहुत ज़्यादा हाई है। यू आर हेडिंग टुवर्ड्स डेंजर। जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात करेंगे सर अभी, लिवर और सिरोसिस जो है इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि बिंज ड्रिंकिंग और मॉडरेशन ड्रिंकिंग क्या होता है। ये इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग टकीला शॉट्स मारते हैं और कुछ लोग इसको कंटिन्यूसली जोश में आके पीना चालू, जस्ट टू शो कि दे आर सो स्ट्रॉन्ग। तो व्हाट इज दैट बिंज ड्रिंकिंग? सर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज हम इसे कहते हैं पैटर्न्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन।
जैसे अल्कोहल तो ले रहे हैं कोई भी, तो आगे हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है लिवर डैमेज करने के लिए, लेकिन उनमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है पैटर्न्स ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। देर आर सम ड्रिंकर्स जो रोज़ थोड़ा करके कई सालों से ले रहे हैं। देर आर सम ड्रिंकर्स, जैसे आपने कहा कि जो बिंज ड्रिंक करते हैं। बिंज ड्रिंकिंग का भी एक डेफिनेशन सर बनाया गया है इंटरनेशनल मेडिकल सोसाइटीज़ ने, जिसमें पाया गया है कि बिंज ड्रिंकिंग का मतलब है कि कोई एक स्पेसिफिक मात्रा से ज़्यादा एक स्पेसिफिक समय के अंदर अगर ले लिया है मात्रा, तो उसे हम बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। तो ये फीमेल्स के लिए हो जाएगा 4 यूनिट्स इन 2 आवर्स। 2 घंटे में अगर आपने 4 यूनिट अल्कोहल ले लिया है, और मेल्स के लिए हो जाएगा 2 घंटे में आपने अगर 5 यूनिट अल्कोहल ले लिया है। मतलब इट कुड बी हार्ड ड्रिंक आल्सो। ये सर कुछ भी हो जाए, यानी यूनिट्स ऑफ अल्कोहल, यानी 10 ग्राम का 1 यूनिट होता है, तो करीबन 40 ग्राम अल्कोहल विद इन अ स्पैन ऑफ 2 आवर्स आपके शरीर में चला गया है। इसका मतलब आप बिंज ड्रिंकर है जी। तो एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल लेना, ये बिंज ड्रिंकिंग कहलाता है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इससे होने वाले मेडिकल इफ़ेक्ट्स अलग हैं। जो कंटिन्यूस ड्रिंकिंग से होने वाले इफ़ेक्ट्स है वो तो है ही, बट बिंज ड्रिंकिंग से होने वाले एडिशनल इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिसमें प्रमुखता गैस्ट्राइटिस यानी सीवियर बर्निंग और एसिडिटी की जो तकलीफ़ या वोमिटिंग जिसको होती है वो एक कारण है। और पैंक्रेटाइटिस इसका मतलब है हमारे पेट में जो स्वादुपिंड होता है जिसमें इंसुलिन या फिर बाकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनते हैं, उसमें सूजन आने का प्रभाव बहुत ज़्यादा बिंज ड्रिंकिंग पीपल में होता है। और प्लस लिवर की जो खराबी होती है वो तो हो ही रही है, बट एडिशनली वो बहुत फास्ट ले रहे हैं, इसलिए एडिशनली ये डैमेज भी हो रहा है जी। और मॉडरेट ड्रिंकिंग यानी वही हमने जो लिमिट्स बताए हैं उससे, हाँ, उससे कम ले रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें हैबिट नहीं है, वो व्यक्ति उस पर डिपेंडेंट नहीं है, इनको हम कह सकते हैं कि ये मॉडरेट ड्रिंकिंग हैबिट्स है जी। जी, अब कमिंग टू द इम्पोर्टेंट टॉपिक, लिवर और सिरोसिस का जो विथ अल्कोहल, तो क्या उसके रिलेशंस को आप कैसे देखते हो एज अ डॉक्टर? सर हम चर्चा इसीलिए कर रहे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट अल्कोहल के बारे में, क्योंकि अल्कोहल इवेंचुअली आपके लिवर को डैमेज करके, और वो एक स्टेज में आ जाएगा कि इट इज़ परमानेंटली डैमेज। सो लिवर ये सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है अपने बॉडी में जो अल्कोहल डैमेज कर रहा है। अल्कोहल तो कई और जगह भी डैमेज कर रहा है, लेकिन लिवर सबसे महत्वपूर्ण है उसमें। तो अल्कोहल और लिवर का क्या संबंध है? इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर आता है कि कितना अल्कोहल लिवर को डैमेज करेगा। सो अमाउंट ऑफ अल्कोहल कंज्यूम्ड, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो अमाउंट कैसे बढ़ सकता है? एक ही साथ बहुत ज़्यादा लेने से या फिर कई समय थोड़ा थोड़ा लेने से, तो वो भी घातक है, क्योंकि उतने समय तक उतना अल्कोहल आपके शरीर में गया है। तो इट इज़ अ क्यूमुलेटिव डोज हम कहते हैं, कि ऐसा नहीं कि आज ही हमने ज़्यादा ले लिया तो ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप जो कई हाँ, इट्स अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट कि थोड़ा करके जो आपके शरीर में जा रहा है वो भी घातक है। तो एक हो गया अमाउंट ऑफ अल्कोहल, दूसरा हो गया ड्यूरेशन ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन। जितना ड्यूरेशन बढ़ते रहता है उतना ही परमानेंट डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते रहते हैं। और एक बार 4 या 5 साल से ज़्यादा ड्यूरेशन कालावधि तक अगर कोई अल्कोहल ले रहा है, इसका मतलब उसमें आगे जाके अल्कोहल से रिलेटेड लिवर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तीसरा हमने डिस्कस जैसे किया कि पैटर्न्स ऑफ ड्रिंकिंग, बिंज ड्रिंकिंग में एडिशनल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। चौथा हमने जेंडर के बारे में हमने डिस्कस किया है सर, कि अगर उतनी ही मात्रा में फीमेल्स अल्कोहल लेती है तो इट कुड बी वर्स दैन मेल, जो डैमेज मेल में होता है। तो जेंडर एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है कि आप में कोई और बीमारियां तो नहीं है जो एडिशनली लिवर को डैमेज कर रही है। तो आप में हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन है, आप में डायबिटीज़ है, आप में ओबेसिटी है, ये सारी चीज़ें लिवर को अपने अपने तरीके से डैमेज कर रही है। अगर आप में ये है और इसके ओवर एंड अबव आप अल्कोहल कंजम्पशन ले रहे हैं, तो आप उस लेवल की वेट ना करें कि हम 7 ड्रिंक लेंगे या फिर 14 ड्रिंक लेंगे तभी हमारा लिवर ख़राब होगा। ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी कोई और चीज़ें आपके लिवर को डैमेज कर रही है, एडिशनली आप अल्कोहल ले रहे हैं, तो आपका लिवर डैमेज जल्दी हो जाएगा। हाँ, जल्दी हो जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे हम बात करते हैं सर, कि कैसा लिया जाए अल्कोहल तो जो भी डैमेज है वो कम हो।
काफ़ी सारे पेशेंट्स पूछते हैं कि सर हमें लेना है, कम ही लेंगे, लेकिन अगर जब भी लेंगे तो कैसे लिया जाए जिससे हमारा डैमेज कम हो। तो सबसे पहली बात सर, ये खाली पेट लेना बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। खाली पेट अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अगर लेते हैं तो खाने के साथ लेने में अल्कोहल का इफ़ेक्ट, जो साइड इफ़ेक्ट है, वो शरीर में कम हो जाता है। मतलब लेकिन ये बोलते हैं कि एपेटाइजर जैसा काम करता है बिफोर खाली पेट में। जी सर, ये बोलते तो है, और एपेटाइज़र बहुत अच्छा एपेटाइज़र होता भी है अल्कोहल, लेकिन ये पाया गया है कि जब हमारा पेट खाली है, जिसमें खाना नहीं है, सिर्फ अल्कोहल जा रहा है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके वजह से ये डैमेज ज़्यादा हो जाता है। तो अगर पेट में खाना है और उसके साथ अल्कोहल है तो ये डैमेज थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। दूसरी चीज़, मिक्सिंग ऑफ ड्रिंक्स, जैसे जी, जो मिक्सिंग ऑफ ड्रिंक्स है वो भी ज़रा हानिकारक और घातक साबित हो सकता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज़, अडल्ट्रेशन, जैसे हमने कहा कि हुक जिसे कहते हैं, या फिर मेथनॉल का अडल्ट्रेशन हो गया, सस्ता करने के लिए, अल्कोहल देसी दारू सस्ती करने के लिए जो बहुत ज़्यादा डेंजरस अल्कोहल है मेथनॉल, वो उसमें डाल दिया, तो आपको ज़रूर डैमेज ज़्यादा होगा जी। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं अल्कोहल से रिलेटेड लिवर की बीमारी कैसे होगी। इसमें कुछ स्टेजेस रहते हैं सर, लीवर डैमेज होने के स्टेज? बिल्कुल, लिवर को सर, ये लिवर एक बड़ा ही अनोखा ऑर्गन है। हमने कई बार सुना होगा कि लिवर खुद को रीजनरेट करते रहता है। लिवर में वो ताकत होती है कि उस पर जो डैमेज होता है उसको वो थोड़ा कम करने के लिए खुद को रीजनरेट करते रहता है। तो लिवर कई सालों तक तो खुद को संभाल लेता है कि आप एक बार अल्कोहल ले रहे हैं, 2 बार ले रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, आप में ओबेसिटी भी है, डायबिटीज़ भी है, तो वो भी सारी चीज़ें लिवर को डैमेज कर रही है। तो कुछ सालों तक लिवर वो सहन करते रहता है और वो खुद से रीजनरेट करते रहता है। और इस दौरान आपको, या फिर आपको, इसका मतलब है जो व्यक्ति है उसको कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, वो ही इज़ ऑल राइट, ही इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन अंदर ही अंदर लिवर पे प्रेशर बढ़ रहा है। आज समझ सकते हैं कि एक बार डैमेज हो गया लेकिन लिवर खुद से ही रिकवर करने का कोशिश कर रहा है। तो इस डैमेज के कई सारे स्टेजेस होते हैं और उस स्टेज के हिसाब से कई सारी ट्रीटमेंट होती हैं। तो वो स्टेज का सबसे पहला स्टेज है सर फैटी लिवर। तो जो भी हम फैटी लिवर, कई बार लोगों के सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स में आता है फैटी लिवर, तो ये शुरुआती का स्टेज है लिवर के डैमेज का। अब डैमेज का कारण चाहे कुछ भी हो, अल्कोहल हो, हेपेटाइटिस बी हो, मोटापा हो, लेकिन डैमेज शुरू हो गया तो इसका सबसे पहला फैक्टर आएगा फैटी लिवर होगा। इसमें लिवर में ज़्यादा फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, लिवर में सूजन आनी शुरू हो जाएगी, लिवर का साइज़ थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा और इस दौरान भी लिवर ट्राई कर रहा है कि थोड़ा रिकवर करे। फिर इसके बाद आता है हेपेटाइटिस का फेज़। हेपेटाइटिस का मतलब है लिवर में सूजन बढ़ जाना। तो कई कारणों की वजह से फैटी लिवर तो हो गया है, बट अचानक लिवर में सूजन बढ़ गया है, लिवर टाइट हो गया है, दर्द होना शुरू हो गया है, वॉमिटिंग होना शुरू हो गया है, भूख कम लगना शुरू हो गया है, पेट में दर्द, बुखार, हल्का कभी पीलिया आना शुरू हो गया है। ये सिम्टम्स आ गए आपके हेपेटाइटिस के स्टेज के, क्योंकि आपको डैमेज फिर से कंटिन्यू चल ही रहा है, आप अल्कोहल ले ही रहे हैं। तो उसके बाद का स्टेज आता है सर सिरोसिस का। अब सिरोसिस में ये आता है, सिरोसिस एक डेफिनेशन ऐसी है कि वो उसका एनाटॉमिकल डेफिनेशन है, उसमें लिवर आपका सिकुड़ के टाइट होना शुरू हो गया है, क्योंकि वो पहले डैमेज हो रहा था, फिर वो जैसे हमें चोट लग जाती है कई बार, तो अपनी बॉडी रिकवर करने के लिए वहाँ पे एक ज़ख्म या स्कार बना देती है। वैसे ही हमारे लिवर को बार बार जब चोट लगती है तो वो रिकवर करते करते खुद को ही स्कारिंग शुरू हो जाती है और एक मतलब परफोरेशन नहीं सर, वो टाइट हो जाता है। जैसे स्किन एक स्कार हो जाता है तो कैसे टाइट हो जाती है, वैसे ही अपना लिवर टाइट होना शुरू हो जाता है। और जब वो एक स्टेज पे आके इतना टाइट हो जाता है कि वो वापस नॉर्मल स्टेज पे नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। दैट कॉजेज डेथ? सर सिरोसिस में भी आगे कई सारे स्टेजेस हैं विच मे लीड टू डेथ, वो हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सिरोसिस का एक स्टेज होता है कंपनसेटेड मतलब टाइट तो हो गया लिवर, लेकिन फिर भी आपके अपने शरीर के लिए वो काम कर रहा है। एक स्टेज होता है फिर डीकम्पनसेटेड, कि वो लिवर अभी हार मान गया है। उसके बाद क्या क्या हो सकता है, तो पंडु जिसे हम कहते हैं कि पेट में पानी हो जाना, असाइटिस हम उसे कहते हैं।
पीलिया बहुत बढ़ जाना, खाने की नली में नसें सूज जाना जिसे हम वराइसिस कहते हैं, गफलत की स्थिति होना, क्योंकि लीवर का एक काम होता है कि टॉक्सिन जो बनते हैं अपने शरीर में उसको नलीफाई कर दिया जाए। तो अगर वो काम नहीं कर पाते तो टॉक्सिन अपने शरीर में फैलते रहते हैं, तो उसके वजह से गफलत की स्थिति होना, नींद आते रहना, ये सारी स्टेजेस है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लिवर सिरोसिस की जी। और इवेंचुअली इसमें जाके आगे जाके लिवर कैंसर और डेथ, ये स्टेजेस पाए जाते हैं। मतलब अल्टीमेटली अल्कोहल और कैंसर का भी एक रिश्ता हो जाता है। बिल्कुल सर, अल्कोहल और कैंसर का एक बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है जिसमें हम बात करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे सर नोट करना चाहूँगा, एंडोस्कोपी के बारे में हम थोड़ा यहाँ चर्चा करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो लिवर की बीमारी होती है उसमें जब लिवर में प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारे खाने की जो नली है उसमें नसें सूज जाती है जैसे, और सूजने की वजह से अगर वो फट जाए तो खून की उल्टी होना या फिर लैट्रिन के रास्ते से खून जाना ये संभव होता है। तो इसको देखने का ज़रिया होता है सर एंडोस्कोपी। तो जो हम लिवर के सारे मरीज़ों को हम एडवाइस करते हैं कि आप एक बार एंडोस्कोपी करा लीजिए। तो उसका कारण यही है कि हम देखना चाह रहे हैं कि आपके फूड पाइप में वो नसें सूजी तो नहीं है, और अगर वो सूजी है तो आपको उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, जो हम लोग एंडोस्कोपी से भी कर सकते हैं कि वो नसों को पकड़ के उनको बांध सकते हैं। एंडोस्कोपी सर एक फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें एक छोटी सी दूरबीन, पतली सी दूरबीन आपके मुंह से आपके फूड पाइप और आपके स्टमक में जाती है। 2 मिनट की प्रोसीजर है ये बिल्कुल भी नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है, ये बिल्कुल ही डे केयर प्रोसीजर है। इसमें तो कई बार कुछ भी एनेस्थेशिया देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हार्डली करने में ये 2 या 3 मिनट लगते हैं। तो ये ऐसी प्रोसीजर है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोसीजर है जिसमें हम डायरेक्टली स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अंदर हमारे कोई अल्सर तो नहीं है, सिस्टम कैसा है, कोई वराइसिस यानी हमारी वेसल्स सूजी तो नहीं है, या फिर कोई सूजन तो नहीं है। अल्सर जैसे कैंसर का भी अल्सर होता है, वो भी देखने का ज़रिया एंडोस्कोपी